नमस्ते भाई, आप सभी को, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस नए सेशन के अंदर में। और ये पूरा का पूरा नया चैनल है और इस चैनल के ऊपर में हम क्लास 10th और 9th के मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे और थोड़ा सा आगे जाने के बाद और भी सब्जेक्ट को हम इस चैनल के ऊपर में पढ़ेंगे। तो पूरा का पूरा जो आपका 10th क्लास का मैथमेटिक्स है पढ़ाने वाला हूँ, पूरा का पूरा एकदम बेसिक लेवल से जहां तक जरूरत पड़ेगा वहां तक का, ठीक है। तो जैक बोर्ड चाहे किसी भी बोर्ड से है, मैटर ही नहीं करता है, मैं सारा चीज आपको कवर कराऊंगा। चाहे एक्सरसाइज हो गया, पीवाईक्यूज हो गया, एग्जाम्पल हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा चीज एनालिसिस करके आपको सारी चीज पढ़ाऊंगा। तो अभी हम बात करेंगे वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के ऊपर में, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर में हम पार्टिकुलर एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे, चीजों को समझेंगे कि क्या कुछ मैटर है नहीं है, जीरो से हीरो मैंने लिखा है तो वहां तक जाएंगे, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस चैप्टर के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें पढ़ना होता है, ये सारी चीजें हैं जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर में। तो जैसे कि एक एचसीएफ एलसीएम होता है वो पढ़ना होता है, भाज्य अभाज्य क्या होता है इसके अंदर में, मतलब रियल नंबर के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, उसको पहले मैं आपको बता दूंगा और ये सारी चीजें हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज ये सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहां से। जैसे ये चैप्टर का जो नाम है ना, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, तो वास्तविक को हटा दिया जाए तो एक संख्या बनता है, एक संख्या बनता है, संख्या के नीचे बहुत सारे संख्याएं बना है, ठीक है। जैसे कि यहां पर अगर थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो सबसे पहले देखिए एक संख्या यानी कि नंबर है, ठीक है। नंबर के फिर दो बेटे हैं, एक होता है काल्पनिक नंबर यानी कि इमेजिनरी नंबर और एक होता है वास्तविक संख्या। आपको लग रहा है कि भैया यार ये पढ़ा रहे, नहीं, मैं सारी चीज आपको लेकर के आया हूं, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। आपने आज से पहले ऐसा शायद नहीं पढ़ा होगा, पढ़ भी सकते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा अपना बेस्ट दूं और आपको बेस्ट बताऊं ताकि एक एक चीज आपके दिमाग के अंदर में जाए। इस चैप्टर से आपके बड़े क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं और 2 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आज ये नंबर हो गया। नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक काल्पनिक संख्या होता है, एक होता है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये काल्पनिक नंबर को हमें पढ़ना ही नहीं है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या है। ये एक इमेजिनरी नंबर है, मतलब आप आज तक जितने भी 1 से लेकर 10 तक या 9 तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे नंबर इसी के अंदर में आता है। ये वास्तविक संख्या के नंबर मतलब इसी के अंदर में आ रहा है, सारी के सारे नंबर्स, ठीक है। और इस वास्तविक संख्या के नीचे पूरा का पूरा ये गांव बसा हुआ है जिसको हमें जानना है। बहुत ही इजी है, ऊपर ऊपर से नहीं बताएंगे, डिटेल में बताएंगे कैसे कुछ क्या मैटर है, सारी चीज बताऊंगा। अब ये जो काल्पनिक नंबर है ना, नंबर के दो पार्ट हो गया, एक हो गया इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं और दूसरा हो गया वास्तविक संख्या। यही चैप्टर का नाम है, इसी को पढ़ना है। तो ये आप 11th में पढ़ेंगे, बाकी अभी इस चीज को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या कौन कौन सा संख्या है, जैसे आपके मन में सवाल आएगा कि भैया वास्तविक संख्या आपने बता दिया, वास्तविक संख्या पढ़ना ही है। आज तक आप जितने भी संख्या का इस्तेमाल किए हैं वो सारे के सारे वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं, नहीं तो फिर आपको पता नहीं लगेगा। जैसे कि रूट के अंदर में जो भी चीज नेगेटिव में आ गया, -2, तो रूट के अंदर में कभी भी माइनस में नहीं आ सकता कोई भी नंबर, तो वो एक काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसको अभी उस पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। तो वास्तविक संख्या, अभी तक आप जितने भी नंबर और जो भी संख्या पढ़ रहे हैं और जो भी नंबर देख रहे हैं वो सारे के सारे नंबर वास्तविक संख्या के अंदर में आता है। चाहे वो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, या फिर -1 हो गया, -2 हो गया, 0.3 हो गया या 2.3 हो गया, या फिर पाई हो गया, ये सारे के सारे नंबर, जो भी नंबर आप देखते हैं वो सारे के सारे वास्तविक संख्या के अंदर में आता है। अब ये सारे नंबर जो वास्तविक संख्या के अंदर में है, तो इसमें भी कई सारे नंबर ऐसे हैं जो कि परिमेय संख्या है और कुछ सारे नंबर ऐसे हैं जो अपरिमेय है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसका दो बेटा है, ऐसे आप समझ लीजिए। एक होता है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, एक होता है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, ठीक है। अब परिमेय अपरिमेय आगे आपको बता रहा हूं कि क्या कुछ मैटर है। अब इसके बाद क्या होता है कि अपरिमेय का काम खत्म हो जाता है, अपरिमेय इसके बाद कोई कैटेगरी नहीं है। जैसे रियल नंबर में सारे के सारे नंबर आ गए, उसको अगर छान करके निकाल लिया जाए, उसमें से अगर देखेंगे, पहचान करेंगे, तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि परिमेय संख्या के अंदर में आते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो अपरिमेय संख्या के अंदर में आता है। अब क्या होता है कि जितने परिमेय संख्या है ना, जो संख्या परिमेय संख्या होगा उसके भी दो बेटे हैं। एक तो फ्रैक्शन के रूप में आता है यानी कि भिन्न, जिसे कहते हैं 2/3, 3/4, 1/2, ये सारे के सारे नंबर फ्रैक्शन होता है। और एक फिर पूर्णांक के अंदर में आ जाता है जिसको हम इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक। अभी बताऊंगा क्या है नहीं है, सारी चीज बताऊंगा, थोड़ा सा चेन आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो परिमेय संख्या के मतलब जब छांटेंगे तो उसके बाद ये इनके दो पार्ट निकलते हैं। भिन्न भी इसके अंदर में आता है, पूर्णांक भी आता है। अब पूर्णांक क्या है, पूर्णांक का भी दो पार्ट है। एक होता है पूर्ण संख्या, पूर्णांक का एक होता है पूर्ण संख्या, इंपॉर्टेंट है। एक होता है ऋणात्मक संख्या। पूर्ण संख्या को भी आप अब धनात्मक कह सकते हैं, आगे चल के बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। जैसे एक ऋणात्मक संख्या होता है उसी प्रकार से उसका एक ऑपोजिट होगा, धनात्मक संख्या होगा, है कि नहीं। तो वो पूर्णांक का दो बेटा होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, एक होता है ऋणात्मक संख्या। आगे बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए।
उसके बाद देखिए ऋणात्मक नेगेटिव का काम वहीं खत्म हो गया। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के फिर भी दो बेटे हैं, एक शून्य एक अलग हो जाएगा और एक होता है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, जिनके बारे में आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है नहीं है, आगे बताऊंगा, पूरा स्टेटमेंट लिख के लाए हैं, चिंता मत कीजिए। उसके बाद इस प्राकृतिक संख्या के फिर इधर है, एक होता है विषम संख्या, एक होता है सम संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या, एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है से अभाज्य संख्या। अब बाकी की चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं, ये मतलब रियल नंबर के अंदर वाली पार्ट है जिसको हमें थोड़ा थोड़ा करके देखना होगा। और फिर हम HCF LCM को डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। मतलब एक्सरसाइज से जाने से पहले आपके सारी चीज क्लियर कर देंगे। कई सारे सवाल ऐसे हैं जो आप खुद भी बना लेंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए। तो ये देखिए एक पूरा का पूरा वास्तविक संख्या है और यहीं पे पूरा का पूरा जो ये गांव है, इसके नीचे ये पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे ये पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। अब यहां से देखिए परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, पूर्णांक हो गया, फिर पूर्ण संख्या, फिर ऋणात्मक संख्या, फिर शून्य है, फिर प्राकृतिक संख्या, फिर विषम, सम, अभाज्य, भाज्य और फिर से अभाज्य, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं और स्टेटमेंट को फिर देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक इस प्रकार से फिर आपको छोटा सा करके समझने के लिए लगा दिए कि पहले रियल नंबर देखिए, रियल नंबर जितने सारे संख्या है ना वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर में काउंट होता है। 2 हो गया, 2 भी आपका वास्तविक संख्या है, -3 भी वास्तविक संख्या, 1/3 जो है वो वास्तविक संख्या, √2 भी वास्तविक संख्या है, 0 भी आपका वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसमें शांत दशमलव क्या है, अशांत आवर्ती क्या है, सारी चीज बताऊंगा अभी परिमेय के अंदर में जाने के टाइम, ठीक है, जब इसका स्टेटमेंट पूरा बताएंगे तब वहां पर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद परिमेय संख्या हो गया, एक हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, फिर यहां से परिमेय से निकल गया ये 2 पूर्णांक और भिन्न, इससे नीचे फिर ऋणात्मक पूर्ण संख्या और इधर धनात्मक है, शून्य है, और इसके बाद ये सारी चीजें यहां से निकल के आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, सारा का सारा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहां से देखिए यहां पे क्या लिखा गया भाई, देखिए सबसे पहले है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है, ठीक है, जो चैप्टर का नाम है। तो वास्तविक संख्या क्या है, तो अगर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा वे संख्या है जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, इनमें पूर्णांक, भिन्न और दशमलव सब शामिल होते हैं, सारे के सारे। मतलब अब ये क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर जैसे संख्या रेखा कहा गया, तो संख्या रेखा के बारे में आपको पता होगा, अपने कभी 9th में वगैरह में पढ़े होंगे कि संख्या रेखा उसको कहते हैं जैसे कि ये जो एक नंबर लाइन होता है, बीच में यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। अगर इसका राइट साइड में जाएंगे तो इधर होता है 1, इधर 2, इधर 3, और भी आगे जाएंगे तो इधर 4 होता है, इधर 5 होता है, ये जाते रहता है इधर, ठीक है। 0 के लेफ्ट साइड में आएंगे तो इधर होता है नेगेटिव नंबर, -1, फिर होता है -2, फिर होता है -3 और फिर होता है -4, ठीक है, -4, इस प्रकार से। अब इनका कहना है कि रियल नंबर जो है, रियल नंबर मतलब ऐसा संख्या रेखा पर जितने भी नंबर को हम दर्शा सकते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहलाते हैं। उसमें क्या शामिल है, उसमें पूर्णांक भी शामिल है, उसमें भिन्न भी शामिल है और दशमलव भी शामिल है, यानी कि पाई वगैरह, रूट वगैरह, ये भी एक्स्ट्रा में जो आपको बता रहे हैं सारे के सारे आपका क्या नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है, यानी कि वास्तविक संख्या है, सारे के सारे नंबर वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए 2 हो गया, -5 हो गया, 0.5 हो गया, √2 हो गया, पाई हो गया, ये सारे के सारे क्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या कौन सा संख्या, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, वो चाहे दशमलव हो या फिर पूर्णांक हो, चाहे भिन्न हो, ये सारे के सारे नंबर शामिल है वास्तविक संख्या के अंदर में। मतलब आज तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब वास्तविक संख्या हो गया और वास्तविक संख्या के बगल में एक इमेजिनरी नंबर लगा हुआ है, काल्पनिक नंबर। इसका डिफिनेशन क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, इससे जरूरत अभी आपको पड़ेगा नहीं। वह संख्या है जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक परिणाम प्राप्त होता है, इन्हें आई से दर्शाया जाता है, उन्हें काल्पनिक नंबर कहते हैं। मतलब इसी चीजें हैं। आगे देखिए, अब जैसे ये अब वास्तविक संख्या इसका 2 बेटा है, एक होता है रेशनल यानी कि परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, दोनों को समझिए डिटेल में। ये सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो सारे के सारे नंबर परिमेय संख्या कहलाता है। नियम क्या है कि नीचे जो है वो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होने का मतलब क्या है कि जैसे P/Q हम ऐसे लिख रहे हैं P/Q, तो Q कुछ भी हो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी होगा तो आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया एग्जाम्पल में 2/3, तो 2/3 ऐसे है, तो 2/3 P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। 2 को हम P मान लिया जाए और 3 को अगर Q मान ले रहे हैं तो P/Q को Q के रूप में हम लिख सकते हैं 2/3। तो ये क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होगा कि वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह सभी संख्याएं आपका क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या। समझ में आ गया। अब देखिए जैसे यहां पर लिखा गया 5, तो आप बोलेंगे भैया कि 5 तो जैसे यहां पर अकेला है 5,
5 कैसे परिमेय संख्या हो गया? तो देखिए जैसे 5 है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसका मतलब हम अपने मन से 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब हम अपने मन से 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 5/1। तो 5/1, 5 को हम p मान लेंगे और 1 को क्या करेंगे q मान लेंगे, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे 5/1 जो यहाँ पर लिखा गया, तो इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, इससे इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसका नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 हम लिख सकते हैं। जैसे 0.75 है, 0.75 है, तो ये क्या है, ये भी एक आपका परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर पॉइंट को हटा दिया जाए तो नीचे पॉइंट के बदले 1 बैठता है, उसके बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो बैठेगा, तो 75/100 हो गया। काट भी सकते हैं, 25 या 75, 25 चौका 100, यानी कि 3/4 हो गया। तो p बटे क्या हो गया, q के रूप में ये आ गया, ऊपर वाला p नीचे q, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। जैसे यहाँ पर 22 बटे क्या है, 22/7 है, तो 22/7 मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। और आपको पता होगा कि पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। ठीक है, लेकिन पाई का मान जो 3.14 लेते हैं वो एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, मैं आगे आपको अभी थोड़ा बता रहा हूं। तो अब देखिए परिमेय संख्या समझ में आ गया कि वे सभी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर आपका परिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और भी है, आगे आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अपरिमेय संख्या कौन सा संख्या होता है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और ये अशांत और अनावर्ती दशमलव होते हैं। जैसे कि √2 एक ऐसा संख्या है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। √3 एक ऐसा नंबर है जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। पाई जो है वो एक मतलब अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है, ये लगभग में मान होता है, ये एक्यूरेट मान नहीं है। लेकिन 22/7 एक देखिए p/q के फॉर्म में है। 22 को p मान लिया जाए, 7 को q मान लिया जाए, तो p/q यानी कि एक फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा। तो ये एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन पाई का मान जो 3.14 और आगे करके चलते हैं, ये आपका अपरिमेय आता है। क्यों आता है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इसके कंडीशन में क्या होता है कि जो संख्या शांत है, ठीक है, शांत है या फिर अशांत भी है और वो आवर्ती है, अशांत भी आवर्ती है, वो दोनों के दोनों नंबर शांत हो या फिर अशांत आवर्ती हो, ये दोनों नंबर परिमेय संख्या होता है। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि 1/5 हो गया, 1/5, तो 5 से ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, वो पहले बताइए। 5 से अगर इसको भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे, जाएगा नहीं, 0.0, 5 दूने 10, यानी कि ये इसको काटेंगे तो 0.2 में मतलब ये काट कूट के खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं बच रहा, आगे कुछ नहीं बच रहा है, आगे कुछ नहीं बच रहा है। तो ये 0.2 जो हो गया, इसको कहते हैं हम शांत। और अगर कट गया नंबर, शांत है कोई संख्या, तो क्या है आपका परिमेय संख्या होता है। एक होता है अशांत। एक शांत का मतलब क्या हो गया कि जो काट कूट के खत्म हो गया 0.2 जैसे। एक होता है अशांत जो कि कटेगा नहीं पूरा प्रॉपर, जैसे 1/3। अब इसको अब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट मतलब 1 रहेगा, 0, 3 तिया 9। अब ये खत्म नहीं होगा, पॉइंट है तो 0 लगाइए, 3 तिया 9। तो ये क्या हो गया, एक अशांत हो गया। और ये जो बार बार रिपीट होता है, इसको कहते हैं अशांत आवर्ती। क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। मतलब क्या हो गया यहाँ पर समझिए, अशांत ये तो कट के खत्म नहीं हो रहा, 0.33 आ रहा है। और आवर्ती इसको कहते हैं अशांत आवर्ती। मतलब क्या है कि जब आपने एक से मतलब 3 क्या भाग दिए थे, 3 को हम 1 से भाग दे रहे हैं, तो पॉइंट आ गया, 3 तिया देखिए 9 आ गया, फिर शेषफल 1 कट नहीं रहा, फिर 0 पॉइंट के बदले 0 आ जाएगा, फिर 3 तिया हो जाएगा आपका 9, फिर 1, फिर 0 आएगा, फिर 3 तिया 9। तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तो देखिए पॉइंट के बाद वैल्यू आते ही जा रहा है, 0.3333 करके आते ही जा रहा है। तो इसको कहते हैं अशांत, मतलब काट के खत्म नहीं हो रहा। और आवर्ती मतलब रिपीटिंग होता है, बार बार वही आ रहा है। तो इसी नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के पावर में बार। इसका मतलब क्या है कि ये बार रिपीट हो रहा है। तो नहीं भी अगर सेम संख्या रिपीट करेगा, सेम संख्या, तो वो आपका परिमेय के अंदर में आता है। जैसे 0.3333 ही आ रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो आपका क्या हो गया, परिमेय हो गया। लेकिन अगर 0.1 2 3 4 6 7 9 कुछ भी आ रहा है, तो वो संख्या आपके अपरिमेय के अंदर में काउंट होता है। ठीक है, जिसका कोई सीमा ही नहीं कि कब क्या आ जाए, तो वो अपरिमेय के अंदर में आता है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा गया अशांत और अनावृत्ति, मतलब रिपीटिंग जो हो रहा है वो भी अशांत तो है ही है, ये संख्या अशांत तो है ही, लेकिन क्या है अनावृत्ति है, मतलब एक के बाद क्या आएगा इसका पता नहीं है, कुछ भी आ सकता है, ये वाली बात। ठीक है, और आवर्ती का मतलब होता है सेम संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं शांत का मतलब जो पूरा का कट के खत्म हो गया। एक होता है अशांत आवर्ती, अशांत होता है जो कटेगा नहीं पूरा, और आवर्ती का मतलब होता है वही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो शांत है वो भी आपका परिमेय संख्या है, जो अशांत है वो भी परिमेय संख्या के अंदर में आएगा, अशांत आवर्ती वाला संख्या, अशांत आवर्ती वाला। और अपरिमेय संख्या कौन सा है,
जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि आपका पाई हो गया, पाई या फिर 0 पॉइंट देखिए 100 कुछ भी आ रहा है, हर बारी चेंज ही होता जा रहा है, तो इस तरीके की संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब परिमेय के अंदर में देखिए अगला पार्ट आपको पढ़ना होगा। परिमेय के अंदर में जैसे अब आएगा इंटीजर यानी कि पूर्णांक जिसे कहते हैं। तो देखिए यहां से आपको एक चीज मैं समझा देता हूं, एक ही चीज में सारा कुछ समेट दूंगा। देखिए ये जो नंबर लाइन आप देखते हैं ना, ये जो नंबर लाइन देखते हैं, इधर हो गया 0 बीच में, राइट साइड में जाएंगे तो नंबर होता है 1 2 3 4 5, नेगेटिव साइड में जाएंगे तो 1 2 3 मतलब बाएं साइड में 4। ठीक है, माइनस का ये सारे के सारे नंबर क्या होता है -5। अंत कहां तक होगा और अंतिम कहां तक होगा किसी को कुछ नहीं पता, इधर ये जाएगा उधर इन्फिनिटिव तक, इधर भी इन्फिनिटिव तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये नंबर लाइन हो गया, तो इसमें जितने भी नंबर आप देख रहे हैं ना, ये सबका सॉरी ये संख्या क्या हो गया नंबर लाइन, ये सारे के सारे जो नंबर देख रहे हैं ये सारा का सारा क्या है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, ये सारा का सारा नंबर क्या है, पूर्णांक है। -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 क्या है, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। अब बीच में एक देखिए बच रहा है 0, लेफ्ट वाले जितने भी माइनस नंबर को कहते हैं, इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। नेगेटिव वाला को, ऋणात्मक मतलब माइनस ही होता है तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव वाले को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और देखिए धनात्मक संख्या मतलब 0 के राइट साइड वाले को धनात्मक संख्या, 0 के लेफ्ट साइड वाला ऋणात्मक संख्या। बीच में 0 क्या है, अब बोलेंगे भैया -1 तो -1 है, इधर 1 है यानी कि ये प्लस है, तो 0 क्या है, तो देखिए 0 जो है ना वो मतलब ना ही वो आपका नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, मतलब ना ही धनात्मक संख्या और ना ही आपका ऋणात्मक संख्या। 0 जो है वो न्यूट्रल है, मतलब मार्केट के अंदर में आप एक दो व्यक्ति देखे होंगे जो ना इस पक्ष में बोलता है और ना ही इस पक्ष में बोलता है, वो बीच में बोलता है, ना इधर साइड लेगा ना उधर साइड लेगा, उसको कहते हैं न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, उसको न्यूट्रल कहते हैं। तो 0 ना ही आपका क्या है कि मतलब 0 जो है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, लेकिन 0 इंटीजर में शामिल है, 0 एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक कौन कौन से हो गए आपका, -1 -2 -3 -1 2 0 1 2 3 4 5 6 7, यही सब क्या है, पूर्णांक है। अब आगे चल के ये नहीं कह दीजिएगा कि 2/3 पूर्णांक है कि नहीं है। 2/3 आपका भिन्न में आ गया, ये भिन्न में आ गया, भिन्न के अंदर में अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, तो पूर्णांक में ये सारी संख्या आता है, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर -z लिखा गया, इसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि इधर लेफ्ट वाले नंबर जिसका आगे माइनस रहेगा उसको ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। शून्य तो शून्य अपना ही है, जो जिसके आगे प्लस लगा हुआ रहेगा उसको कहते हैं धनात्मक संख्या, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, उसको कहते हैं धनात्मक संख्या। इसको बाकायदा नोट कर लीजिएगा कि पूर्णांक में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य शामिल है। पूर्णांक के अंदर में तीनों चीजें होता है, नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या, 0 और धनात्मक संख्या। ठीक है, यहां तक बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रहा, तो पूर्णांक समझ में आ गया। अगला क्या है, नेचुरल एंड होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल एंड होल नंबर्स का मतलब होता है कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या है, देखिए जैसे मैंने आपको अभी अभी एक नंबर लाइन दिखाया गया था, आपको मैंने एक नंबर लाइन दिखाए थे, यहीं से सारा चीज आपको मतलब समझ में आ जाएगा। मैं बार बार आपको लिख के दिखा रहा हूं ताकि ज्यादा समझ में आए। यहां से बीच में क्या था, बीच में था आपका 0, राइट साइड में जाएंगे तो 1 2 इधर 3, इधर जाएंगे तो -1, इधर देखिए -2 और इधर देखिए -3। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप गौर से देखिएगा ना, तो अगर 0 के साथ साथ में 1 2 3 इन सभी नंबर को ले लिया जाए, 0 1 2 3, तो ये सारे के सारे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, ये पूर्ण संख्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। इसको शॉर्ट में W कहते हैं, होल नंबर कहलाते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या किसे कहते हैं, जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि जिसमें 0 भी शामिल है। प्राकृतिक संख्या जिनमें 0 शामिल है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, समझिएगा बात को। ठीक है, तो मतलब जो 0 से स्टार्ट होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए, अगर 0 को हटा दिया जाए और इस नंबर को अलग कर लेंगे, इस नंबर को 1 2 3, तो 1 2 3 से जो शुरू हो रहा है, जिसको हम काउंटिंग नंबर कहते हैं, गिनती करते हैं, वो सारे के सारे नंबर होता है आपका नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किस संख्या को कहते हैं, जो कि 1 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, 1 से जो संख्या शुरू हो रहा है, जो गिनने में काम आ रहा है, उसको कहते हैं हम प्राकृत संख्या। 1 के आगे 0 लगा देंगे तो फिर वो पूर्ण संख्या हो जाएगा, होल नंबर कहलाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, देखिए
गिनती वाली संख्या जो एक से शुरू होती है उसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो एक से शुरू हो रहा है, गिनती वाली संख्या को एक से शुरू हो रहा है। अब होल नंबर क्या होगा कि प्राकृतिक संख्या के साथ में जब जीरो हम शामिल कर देते हैं तो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। या फिर आप ऐसे ले लीजिए, जो संख्या जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, उन सभी संख्या को क्या कहते हैं? हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे बात समझ में कि नहीं आ गया? उम्मीद कर रहे हैं कि आ गया होगा। तो ये सभी चीजें हैं। प्राकृत संख्या आप समझ गए होंगे, होल पूर्ण संख्या आप समझ गए। अगला क्या है? अगला है अभाज्य संख्या। क्या है अभाज्य संख्या? भाज्य संख्या, ये सारी चीजें। अभाज्य संख्या देखिए क्या है, उससे पहले यहां पर जैसे आप देखिएगा तो लिखा गया है कि वे संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहां पर एक नया टर्म आप सुन रहे होंगे, गुणनखंड, जिसको हम अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं, गुणनखंड, ठीक है, फैक्टर्स कहते हैं। तो गुणनखंड क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, गुणनखंड क्या होता है, फिर इस चीज को बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए गुणनखंड क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। गुणनखंड में भी दो चीजें आएंगे आपका, गुणनखंड, ठीक है। एक होता है गुणन, एक होता है गुणनखंड, एक होता है गुणज या फिर गुणांक, जो भी कहें आप, एक गुणज और गुणांक, ठीक है। देखिए गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का कितना ऐसा नंबर है जो कि उसको काट सकता है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि 12 का गुणनखंड लिखना है, तो 12 का हमेशा गुणनखंड जो होता है, जिस नंबर का बोला जाएगा उससे हमेशा छोटा ही होगा। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि इसका बेटा कितना है जो इसको काट सकता है, इसको कौन कौन संख्या के पहाड़े में 12 आता है वो समझ लिए। तो एक तो हो जाएगा, एक का पहाड़ा में 12 आता, बोलेंगे भैया 12 आता। और अगला देखिए 2 हो गया, 2 का पहाड़ा में 12 आता, बोलेंगे भैया आता है। एक हो गया आपका 3, तो ये क्या हो गया, 3 के पहाड़े में 12 आ रहा, बोलेंगे बिल्कुल आ रहा है। एक आ गया आपका 4, 4 के पहाड़े में 12 आता, बोलेंगे बिल्कुल आता है। एक हो गया आपका 6, एक हो गया 12 स्वयं। तो यानी कि ये सभी जो नंबर आ रहा है, आप यहां से जो निकल के देख रहे हैं कि 12, एक ऐसा नंबर जो 12 को काट सकता है, 2 एक ऐसा नंबर है जो 12 को काट सकता है, 3 एक ऐसा नंबर है जो 12 को काट सकता है, 4 एक ऐसा नंबर जो 12 को काट सकता है, 6 एक ऐसा नंबर जो 12 को काट सकता है, और 12 एक स्वयं है। इसी को कहते हैं गुणनखंड। तो अगर कोई पूछे कि 12 के कितने गुणनखंड है, तो 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड है। 12 का गुणनखंड लिखे, अगर कोई आपको बोल देगा कि 12 का गुणनखंड लिखे, तो आप लिखिएगा कि 12 का गुणनखंड 1 होगा, 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है। एक एग्जांपल से नहीं समझ में आ रहा, अगला एग्जांपल देखिए। मान लेते हैं आपको बोला जाए कि 8 का गुणनखंड लिखिए, तो आपको दिमाग में फट से आना चाहिए भैया कि होगा 8 से छोटा ही नंबर, जो होगा वो 8 से छोटा होगा। अब हमें उन सभी संख्याओं को ढूंढना है जो कि जिनके पहाड़े में 8 आता है और जो 8 को काट सकता है प्रॉपर तरीके से। तो एक बोलेंगे भैया एक हो जाएगा, 1 के पहाड़े में आता है 8। एक बोलेंगे भैया 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता तो छोड़ देंगे। एक होता है 4 के पहाड़े में 8 आता है। एक क्या होता है, एक होता है स्वयं आपका 8 होगा, और बाकी तो कोई नंबर नहीं जो कि 8 को काट सके। तो 8 का गुणनखंड कौन कौन सा संख्या है, एक है, एक 2 है, एक 4 है, एक 8 है। तो ये जो 8 का ये 4 चीजें, 4 पार्ट आ रहा है, इसी को गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। एक होता है गुणज, गुणज मतलब अगर बोलेगा कि 4 का गुणज लिखिए, तो 4 का गुणज मतलब 4 का पहाड़ा पढ़ते रहना कि 4 का 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 4 16, 4 5 20, ऐसा करके डॉट डॉट करके जाएगा। 6 का गुणज बोले या गुणांक बोले तो 6 का 6, 6 दूने 12, 6 तिया 18, 6 6 को 24, उनका पहाड़ा पढ़ देना, तो इसको कहते हैं गुणज या गुणांक। लेकिन गुणनखंड के केस में क्या है, अलग है। हमें यह देखना होगा कि वो जो संख्या है उसको कौन कौन सी संख्या काट सकता है। और हमेशा एक बात दिमाग में रखिएगा कि जिस भी संख्या का गुणनखंड आपको पूछा जाएगा उससे हमेशा छोटा ही नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए, अब गुणनखंड आपने पढ़ लिया, गुणनखंड समझ में आ गया कि 12 का गुणनखंड बोलेगा, या फिर कल जाके आपको पूछ ले कि भैया यार 16 का गुणनखंड बताइए, तो अब क्या बोलिएगा कि भैया 16 का गुणनखंड पता करना है। यानी कि हमें यह पता करना होगा कि वो कौन कौन से संख्या है जो कि 16 को काट सकता है, या अंक वो कौन कौन से डिजिट है, अंक है जो कि 16, जिनके पहाड़े में 16 आता है। तो चेक कीजिए, पहले बोलेंगे भैया 1 तो आएगा ही, फिर 2 आता है, फिर 3 नहीं आता, 4 आएगा, फिर 5 के पहाड़े में नहीं आता, 4 4 16 काट सकता है, 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, 6 के पहाड़े में नहीं आएगा। एक होता है 8, 8 दूने 16, फिर 10 तो आता नहीं है, 9 नहीं आता, 11 12, फिर एक स्वयं आएगा 16। तो 16 का जो गुणनखंड हो गया वो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, ठीक है। अब इस गुणनखंड के अंदर में एक होता है अभाज्य गुणनखंड, एक होता भाज्य, एक अभाज्य। आगे बात कर रहे हैं, अब अभाज्य आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो गुणनखंड आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब गुणनखंड जैसे ही समझ में आ गया तो अब आ रहा है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब आपको बिल्कुल आसान से समझ में आएगा। अब देखिए,
जितने भी नंबर होते हैं ना वो दो टाइप के अंक है आपका, एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या। सम विषम तो है ही, लेकिन अभाज्य और भाज्य भी है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसका सिर्फ दो गुणनखंड होता है। दो गुणनखंड मतलब वो एक से कटेगा, एक से कटेगा और फिर स्वयं से कटेगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, थोड़ा सा समझ में ज्यादा आएगा कि वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं, वो संख्याएं क्या कहलाते हैं? वो आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। अब दो गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको गुणनखंड तो बताए, तो इसके क्या है, दो से सबका ज्यादा गुणनखंड है। 16 का क्या गुणनखंड? एक है, दो है, तीन है, मतलब एक, दो, तीन, चार, पांच। 16 का 5 गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्या कौन सा संख्या है? जिसका सिर्फ दो को गुणनखंड होगा, जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो ये जितने नंबर है इसका सिर्फ दो गुणनखंड है। दो एक कैसा नंबर है? दो अगर लिखेंगे तो दो कौन कौन संख्या से कट सकता है? दो। तो बोलेंगे भैया एक एक काट देगा और एक दो काट देगा। दूसरा कोई है नंबर जो दो को काट सके? तो बोलेंगे भैया नहीं, दूसरा तो नहीं है। अगला तीन देखिए, तीन कैसा नंबर है? तो बोलेंगे भैया तीन भी जो है वो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। और कौन संख्या से कटेगा? एक एक से कटेगा और एक आपका जाके स्वयं तीन से कटेगा। लेकिन आपके मन में अगर सवाल आ रहा है कि भैया चार कौन सा संख्या है, तो आगे बताएंगे। अभी चार क्या है? चार का गुणनखंड एक से कटेगा, दो से कटेगा और फिर चार से कटेगा। तो दो से अगर ज्यादा हो गया, यहां पर तीन को गुणनखंड हो गया, तो तीन को अगर गुणनखंड हो जाएगा तो वो भाज्य संख्या कहलाएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका सिर्फ दो गुणनखंड है। यहां पर जितने संख्या लिखा गया सबका सिर्फ दो, मतलब दो गुणनखंड है। जैसे 61 है तो 61 दो ही संख्या से कटेगा, एक तो एक से कटेगा और एक कटेगा आपका 61। दूसरा कोई नंबर आपका मन में आ रहा है जो इसको निपटा दे? या फिर 97 देखिए, या 89 देखिए, या 53 देख लीजिए, ये सारे के सारे नंबर आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य, भाज्य मतलब जो भाग चला जाए, अभाज्य जो भाग नहीं जाएगा, जिसका सिर्फ दो गुणनखंड है। 53 का भी देखेंगे तो एक से कटेगा और फिर स्वयं 53 से ही कटेगा। अब डिफिनेशन भी आप समझ गए होंगे कि जिसका सिर्फ दो गुणनखंड होता है, एक और स्वयं, वो सारे के सारे संख्या आपका क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि दो एक अभाज्य संख्या है, तीन एक अभाज्य संख्या है, पांच एक अभाज्य संख्या है, सात एक अभाज्य संख्या है, 11 एक अभाज्य संख्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है, 19 एक अभाज्य संख्या है। आप ऐसा भी, ये सारे के सारे नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर में एक एमसीक्यू छोटा क्वेश्चन आपको बोला जा सकता है। इसके अंदर में क्या होता है कि अभाज्य संख्या जो होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो दो है और सम है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो यहां पर लिखा भी गया है, हमने ध्यान नहीं दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो दो होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या दो है और ये सम भी है। अगर आपको कल के दिन में सवाल पूछ लिया जाए कि भैया यार आप बताओ कि ऐसी कौन सी, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, तो आप बोलेंगे दो। लेकिन कल के दिन में अगर आपको सवाल ये सा पूछ लिया जाए कि भैया यार आप ये बताओ कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा है, तो आप बोलेंगे भैया मेरे को नहीं पता, अगर आपको पता है तो लिख दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा किसी को नहीं मालूम। ये कहां तक जाएगा? डॉट डॉट जो लिखा गया है इसका मतलब कि पता नहीं, ये अनंत तक जाएगा। बड़ा नहीं पता भाई कि कितना बड़ा क्या है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम, ये अनंत तक जाएगा, इसका कोई रोकथाम ही नहीं है। लेकिन अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो आराम से आप बता दीजिएगा कि भैया दो है। दो क्यों है? क्योंकि दो का सिर्फ दो गुणनखंड है, एक और एक दो, बाकी इसके अलावा इसे कोई नहीं काट सकता। ठीक है, तो ऐसी बातें हैं, समझ में आया होगा। अभाज्य संख्या कैसे, मतलब किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसका सिर्फ दो गुणनखंड होता है, मतलब एक होगा और स्वयं होगा, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो फिर होता है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या इसका जस्ट मतलब क्या है कि जिसमें एक से ज्यादा गुणनखंड हो, जिसका एक से ज्यादा गुणनखंड है। ठीक है, वे संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे तो ये चार है, छह है, 10 है। तो चार का जो फैक्टर लिखा गया, चार का फैक्टर यानी कि चार का गुणनखंड लिखा गया है, चार का गुणनखंड लिखा गया। चार का गुणनखंड क्या क्या होता है? चार एक से भी कटेगा, चार दो से भी कटेगा और चार चार से भी कटेगा। तो देखिए दो से ज्यादा हो गया कि नहीं? दो नंबर से ज्यादा हो गया। तो दो नंबर से ज्यादा हो गया तो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या कौन सी संख्या को कहते हैं? जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक, तो वो संख्या क्या कहलाता है? वो संख्या आपका भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा? जैसे 6 को अगर देखेंगे तो 6 का गुणनखंड देखिए कितना है। 6 एक से भी कटेगा, बोलेंगे ठीक है कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 6 दो से भी आपका कटता है, 6 तीन से भी कटता है और 6 जो है वो 6 से भी कट जाएगा। तो ये देखिए दो गुणनखंड से अधिक आ गया, तो दो गुणनखंड से अधिक आ गया, तो ये कौन सा नंबर हो गया? ये हो गया आपका मतलब भाज्य संख्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया।
ठीक है, समझ में आ रहा। अगर 10 को देखेंगे तो 10 का गुणनखंड कौन कौन सा है, एक भी है, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। तो 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा कि नहीं हो रहा, 2 से ज्यादा गुणनखंड बना कि नहीं, मिनिमम 3 होना चाहिए, उतना ध्यान छोड़िए। देखिए डायरेक्ट समझ लीजिए, जिसका 2 गुणनखंड है वो आपका अभाज्य संख्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है, 3 है, 4 है, 10 है, कुछ भी हो, वो सारे के सारे नंबर आपका भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो समझ गया आप, तो ये समझ में आ गया। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है, याद रखिएगा, सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होता है वो आपका होता है 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, लेकिन सबसे बड़ा अगर भाज्य संख्या पूछा जाए तो ना आपको ना हमें किसी को नहीं पता। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, बड़ा हम नहीं पता कर सकते। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, अगला होता है इवन और ऑड नंबर। बहुत बेसिक सा बात है, सभी को मालूम होता है। ठीक है, सभी को मालूम होता है। अब जैसे मैंने आपको ये चीज तो बता दिया, 2 चीजें बताया, कंपोजिट बता दिया, एक होता है अभाज्य गुणनखंड, एक भाज्य संख्या पढ़े, एक अभाज्य संख्या पढ़े, एक होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है कि अगर आपको कल के दिन बोलेगा ना भाई कि इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, 10 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है कि इसको वैसे तोड़ना है जैसे 2 पंचे 10 हो गया, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 × 5, यानी कि 2 5 मिल करके बना है, 2 और 5 मिल करके बना है। तो 2 भी एक क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ 2 फैक्टर है, एक है और एक 2 स्वयं है। 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या, एक है और एक 5 स्वयं है। ठीक है, तो ऐसी बात है। 16 जो है, 16 है एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, लेकिन अगर इसको बोला जाए आपको कि इसका आप अभाज्य गुणनखंड सिर्फ बताइए, अभाज्य गुणनखंड, तो अब कैसे बताइएगा। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए टेक्निक होता है, इसको 2 से काटिए, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 दुगने हो गया 4। तो ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार आया है, 4 बार 2 आया, तो 4 बार 2 आ गया, यानी कि 2 देखिए 2 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो 2 गुना 2 गुना 2 जो है ये क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है। ये सिर्फ आपका अभाज्य गुणनखंड हमने लिखा है, ये प्रॉपर अभाज्य गुणनखंड है। भाज्य गुण मतलब गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में बहुत अंतर है, समझिए। 16 का अगर आपको गुणनखंड बोलेगा, सिर्फ गुणनखंड बोल दिया जाए कि भैया 16 का गुणनखंड बताइए, और एक बोल सकता है कि इसका अभाज्य गुणनखंड बताइए, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बोलेगा, अभाज्य गुणनखंड, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए 16 का अगर गुणनखंड आपसे पूछा जा रहा है तो 16 लिखेंगे, 16 कौन कौन संख्या से कटेगा वो लिख दीजिए सीधा आप, कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। लेकिन 16 का ही अगर आपको अभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है तो आप ये नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें एक जो 2 है ये एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 गुणनखंड, एक का एक ही है तो नहीं ले सकते। 2 जो है ये एक अभाज्य संख्या है। 4 क्या है, 4 का देखिए 1 2 और 4 से कटेगा, 2 से ज्यादा हो गया तो ये एक भाज्य संख्या हो गया, नहीं ले सकते। इसका भी क्या है, 1 है, 2 है, 4 है और ये 8 से कटे, ये भी भाज्य संख्या। लेकिन पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंड बताइए, और ये आपको चैप्टर में पढ़ना है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कैसे, तो उस टाइम पे क्या कर लीजिएगा, इस तरीके से निकालते हैं। 2 8 16 चला गया, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौकम 8 कट गया, फिर 2 से काटेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे तो एक बार में। तो अब जो ये साइड में निकला है ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इन सभी नंबर को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये इसमें किसी भी कोई भी संख्या भाज्य नहीं है। अब इसी को लिख सकते हैं 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 4 यानी कि 2 कितना बार है, 4 बार है, तो 2 के पावर में 4 लिख देंगे। इसी को तोड़ के लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और सिर्फ गुणनखंड में। गुणनखंड में हम उन सभी संख्या को लेंगे जो इसको काट सकता है। अभाज्य गुणनखंड में हम को मतलब अभाज्य गुणनखंड में हमको उन सभी संख्या को लेना होगा जो कि खुद एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये दोनों चीज अंतर है। आगे क्वेश्चन कराएंगे, चीजें क्लियर होता रहेगा, चिंता मत कीजिए। अगला 1-2 चीज बच रहा है, एक होता है सम संख्या, जिसके बारे में आपको पता होगा। सिंपल तरीके से ठेठ बुद्धि में समझ लीजिए कि वे सभी संख्याएं जिसको 2 से पूरा आपका भाग चला जाता है, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वो सारे के सारे नंबर आपका सम संख्या कहलाता है। ठीक है, 2 से जो नंबर पूरा कट गया वो सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अभाज्य विषम संख्या क्या कहते हैं, वे संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होता, इसका ऑपोजिट, तो वो सभी संख्या क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। 1 3 5 7 9 ये सारे के सारे आपका विषम संख्या कहलाता। सम संख्या कौन सा संख्या, 2 4 6 8 10 ये सारे के सारे आपका सम संख्या कहलाएगा। ठीक है,
आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, अगला जितना भी चीजें मैंने आपको अभी तक पढ़ाया इनका एक समरी है, ठीक है, डिटेल में कि हमने क्या पढ़ाया अभी आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको याद करा देते हैं। प्राकृतिक संख्या बताइए क्या क्या मैंने आपको बोला था, प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या है? तो देखिए प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या वैसा संख्या जो काउंटिंग नंबर है, जो कि स्टार्ट एक से होता है, एक से जो स्टार्ट हो रहा है, की मतलब की फीचर है कि जो नंबर स्टार्ट एक से हो रहा है वो संख्या आपका प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे स्टार्ट 1 2 3 4 5 से हो रहा है तो ये संख्या क्या हो गया? ये आपका हो गया प्राकृतिक संख्या। जैसे कि स्टार्ट 0 से हो रहा है तो 0 1 2 3 ये सभी संख्या क्या हो गया? ये सभी पूर्ण संख्या हो गया जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। आगे देखेंगे अभाज्य संख्या, वे संख्या है जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड है, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर यानी कि ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब केवल 2 गुणनखंड, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 2 से जिसका ज्यादा गुणनखंड है, ठीक है, 2 से जिसका ज्यादा गुणनखंड वो क्या हो गया? आपका भाज्य संख्या हो गया। परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होगा? शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं? जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर आपका परिमेय संख्या कहलाता है। और उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा आज की इस क्लास में, ठीक है। तो देखिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक समाप्त करेंगे, ठीक है। मैंने आपको आज सिर्फ मतलब वास्तविक संख्या के कुछ बेसिक चीजें बताया है, ठीक है। मैंने क्लास स्टार्ट किया है लेकिन कुछ बेसिक चीजें सिर्फ आपको बताया कि कौन सी संख्या क्या होता है, कैसे काम करता है। जैसे कल आपको जैसे एक्सरसाइज पे लेके चलेंगे तो एचसीएफ एलसीएम में आप शुरू करूंगा तो वो एचसीएफ और एलसीएम तो ये आपको आसान लगेगा, समझने में आसानी होगा, बहुत आसान से निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या है, गुणनखंड क्या है, तो कल मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज पढ़ा देता, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। एक कॉपी में नोट बना लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्लास का आपके डिजिटल जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम के अंदर में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसको देख लीजिएगा, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा। और क्लास कैसा लगा आपको, कितना समझ में आया, जो चीजें मैंने आपको पढ़ाया अभी, वो आप एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। और मैं क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूं और क्या चीजें मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं उनके बारे में भी आपको बताइएगा, ठीक है। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए।